Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So today we have very special guest. You all love her a lot. We can see the comments on the shows and we can see the questions that you ask and you want to hear her again and again. So I don't have to disclose the name, you all know. So Professor Kusumlata Kedia, मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आप सब उनके प्रोग्राम देखते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं और उनको बार बार बुलाने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और उनके 30 वीडियोस हैं, साढ़े मतलब आप करीब 32 से 33 घंटे आप नॉन स्टॉप देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो देख सकते हैं। और उस पे आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे बुक्स के रेफरेंसेस हैं। इनफैक्ट उनके वीडियोस देख के मैंने इतनी बुक्स खरीदी जितनी मैंने पहले कभी नहीं खरीदी थी दूसरे ऑथर्स की। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये जो यूरोपियन सीरीज ने लोगों को इतना हिला दिया है कि अभी मुझे ये लोग लिख रहे हैं कि यूरोप में क्या दुर्दशा थी, क्या दुर्दशा है। और यहाँ तक कि यूट्यूब भी हमारे वीडियोस कट कर रहा है इस समय। हमारे वीडियोस इतने ज्यादा उसमें लोग हिला रहे हैं कि यूट्यूब उनको प्रमोट ही नहीं कर रहा है। मैं उसके ब्राउज हिस्ट्री देखता हूँ, कितने लोग करते हैं। अरे, तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो यूरोप में क्रिश्चियनिज्म जब आया, मैं उसको क्रिश्चियनिटी इसलिए नहीं बुलाता हूँ बिकॉज वो कुछ इटी है ही नहीं उसके अंदर। इज इज्म। क्राइस्ट है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं उसके अंदर। तो ये जो क्रिश्चियनिज्म में ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स, इतनी बड़ी बड़ी वेस्ट बातें करता है, उसके रिलीजन में, अभी रिलीजन और धर्म में बिल्कुल फर्क होता है, कोई एक नहीं है। तो उन सब को छुपा दिया गया ताकि दिखाया जाए कि हिंदू खराब है, नेटिव खराब है या बुद्धिस्ट खराब है, इन सबको बताया गया। तो ये जो क्रिश्चियनिज्म है, इसका इम्पैक्ट जब क्रिश्चियनिज्म शुरू हुआ, इससे लोगों की रहने की स्थिति में बदलाव अच्छा हुआ या खराब हुआ? यहां से शुरू करते हैं। मैंने तो जितना भी अभी तक बताया है, यही बताया है कि किस तरह सब नष्ट हो रहा है, नाश कर रहे हैं। और नाश करने के तरीके कितने पैशाचिक। मैंने तो अभी तक यही बताया। कारण यूरोप, जो मैंने पहले दूसरे तीसरे भाषणों में बताया था, सार उसका ये कि भाई यूरोप क्या है? बर्फ से ढका हुआ एक जगह है। हिमयुग आखिरी 10,000 साल पहले गया। 2,500 साल पहले कुछ रहने की स्थिति बनती है। जो स्थिति बनती है वो भी मेन लैंड में नहीं है, जो मेडिटेरियन सी है उसके कोस्ट पर है। दोनों ही तरफ नीचे वाले को अफ्रीका कह देते हैं। लोग कौन है? जो सेंट्रल एशिया से भरतवंशी जा रहे हैं, रह रहे हैं, बस रहे हैं। सबसे पहले तो जो दिखाई देते हैं उनकी किताबों में, वो जो कृति द्वीप है, जिसको ये क्रेटे कहते हैं उच्चारण के दोष से, तो कृति द्वीप पर दिखते हैं। फिर एजियन सी जिसको वो कहते हैं, उस एजियन सी में जो नन्हे 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 हजारों टापू हैं, उसमें 150 टापू में लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं। ये सब कौन है? ये सब भरतवंशी हैं। इसके बाद हम लोगों को एक रोमन एम्पायर उनकी भाषा में दिखाई देता है। ये पूरा रोमन एम्पायर क्या है? कॉन्स्टेंटली सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया क्या है? जम्बू द्वीप का पार्ट है, भारत का पार्ट है, भरतवंशी है, सनातन धर्मी है। ये लोग जा रहे हैं बस। फिर जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में उनको कहना गलत है, जो बाइबिलिकल है, जो भी है, उनका कहना है जी 5वीं शताब्दी से हम शुरू हो गए। कोई एक क्रिश्चियनिटी थी जो जेरूसलम में जन्मी। अब हुआ तो ऐसा कोई घटना नहीं, क्योंकि जब क्राइस्ट नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। लेकिन जो कथा है उसमें जी कुछ हुआ तो जेरूसलम में हुआ, वो जेरूसलम के लोगों को नहीं पता। यूरोप में कृति वालों को नहीं पता, ये ग्रीस वालों को नहीं पता। पता चलता है जाके रोम वालों। उनमें वो कहते हैं जी हमने ये किया ये किया।
लेकिन अर्नोल्ड टोynबी जब लिखते हैं तो कहते हैं जी, ये जो जिसको ये क्रिश्चियनिटी आजकल कहते हैं, ये तो 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो यानी 8वीं शताब्दी तक क्या है, और शुरू हुआ 8वीं में, तो 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, 13वीं में क्या है, सनातन धर्म है ये मैंने अपने पहले दूसरे भाषण में बताया। फिर मैंने पहले दूसरे तीसरे में ही सार है सारी बात का, कि टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो ह्यूमन सेटलमेंट है यूरोप में, ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में है। आइसोलेटेड पॉकेट का मतलब इनमें आपस में कम्युनिकेशन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण नहीं के बराबर। और जो आइसोलेटेड जो पॉकेट है भी, उनमें छोटी बसावटें हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ, या इनकी कथा में 5वीं में शुरू हुआ और एक साथ पूरे में चला, ऐसा नहीं हुआ। फिनलैंड में तो इनको जाते जाते 15वीं 16वीं शताब्दी लग गई है। तो यानी कि दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी, चूंकि क्रिश्चियन आज यूरोप को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, मानो पूरा यूरोप सदा से क्रिश्चियन है। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक तरफ इन्फिल्ट्रेट कर रही है, और जब तक वो फैले फैले तब तक भयंकर रिवोल्ट भी शुरू हो गया है। रेनेसा क्या है, रेनेसा ये 14वीं शताब्दी वगैरह कुछ बताते हैं, कहीं 15वीं बताते हैं। इटली के में रोम के आसपास फ्लोरेंस में और 2-4 जगह कोई जी रिबर्थ है, कोई रिसर्जेंस है। तो ये रिबर्थ और रिसर्जेंस क्या है, सनातन धर्म का, जो इनके अनुसार क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में मर गया, वो रिसर्च कर रहा है। फिर रिफॉर्मेशन है, तो वो तो क्रिश्चियनिटी का ही एक हिस्सा है। फिर इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फिर इनका इनलाइटनमेंट है, और फिर तो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये सब क्या है, जब पोस्ट वास्को डिगामा और पोस्ट कोलंबस ये बड़ी संख्या में नॉन क्रिश्चियन नॉन यूरोपियन सोसाइटीज के संपर्क में आते हैं, यानी सनातन धर्म के संपर्क में आते हैं। इस्लाम के संपर्क में तो बहुत दूसरा थोड़ा सा है, और उससे तो इनका क्रूसेड चल रहा है, शत्रुता चल रहा है। तब फिर से सनातन धर्म की बहुत सी चीजें यहाँ पर अलग अलग रूप में आ रही है। तो बहुत ज्यादा पेगन पेगन कल्चर के रूप में फैल गई है। अब जो इनका विक्का मूवमेंट है, जो जिन पर हम लोग बात करेंगे, जैसे स्त्री को ये चुड़ैल कह रहे हैं, वाइस से विच बनाया, वो वाइस से विक्का बनाकर बुद्धिमती स्त्रियों का जो आंदोलन है, जो पूरा का पूरा न्यू साइंस मूवमेंट है यूरोप में, ये क्या है, क्रिश्चियनिटी के पैशाचिक जकड़न को तोड़ फोड़ के फेंक देना। लेकिन तोड़ फोड़ के कौन फेंक रहा है, जिसको क्रिश्चियनिटी ने बहुत 1000 साल में, 600 साल में, 800 साल में ऐसी मर्मांतक पीड़ा से तोड़ा है, फोड़ा है, दिमाग को पगला दिया है, चित्त को एकदम रक्त रंजित कर दिया है, शरीर को रक्त रंजित कर दिया है, ऐसे लोगों का रिवोल्ट। तो ऐसे लोगों का रिवोल्ट वैसा तो नहीं होगा जो शांत चित्त तपस्वियों के ईश्वर भक्ति ज्ञान साधना से उपजा हुआ जो जीवन होगा, जो वातावरण होगा, वो इस रिवोल्ट से तो नहीं होगा, स्वाभाविक है। लेकिन इस रिवोल्ट से जो जन्मा, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिसाद है उस पैशाचिक तंत्र को तोड़ना। अब ये बात भी महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी में ये फिर से रीअसर्ट कर रहा है, यूरोप में नहीं तो दुनिया के बाहरी जगहों। लेकिन वो उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन उसका अब पुनः फलित होना संभव नहीं है, कारण यहाँ पर तो यूरोप तो प्रवासियों का घर है। इसको बड़े आराम से समझा जा सकता है अमेरिका के उदाहरण से। अमेरिका क्या है, कनाडा क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, वहां के मूल लोगों को मार दिया गया। लेकिन यूरोप में तो कोई मूल लोग है ही नहीं। यूरोप में कौन है जो
2500 साल पहले आए या 3000 साल पहले आए, फिर 2000 साल पहले आए, फिर आज से 1500 साल पहले आए, और अगर हम चंगेज खान के मंगोलों को ले तो आज से 700 साल पहले आए, और फिर अब लगातार पिछले 200-300 साल में दुनिया भर के सनातनी यूरोप में और अमेरिका में आ रहे हैं। तो ये प्रवासियों का जगह है। कौन है प्रवासी? सनातन धर्मी है, जिन पर इम्पोजिशन है, वो पूरी कहानी में सुना चुकी है। तो बेहतर होने का तो कोई सवाल नहीं है। कितना बर्बर, कितना घृणित, कितना पैशाचिक, कितना उन्माद भरा कांड हुआ, केवल इसकी लिस्टिंग है। इतना पाप, इतना पाप, और शायद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो उस पाप को नापना भी संभव नहीं है। तो आज अगर आपकी अनुमति होगी तो यूरोप में स्त्रियों की पत्नी के रूप में क्या स्थिति किया चर्च ने और बाइबल ने। हमारी समझ से जो शब्द क्रिश्चियनिटी की जगह चर्चियनिटी या चर्चिज्म सब शब्द होना चाहिए, क्योंकि क्राइस्ट तो है ही नहीं ना। तो एक क्राइस्ट नाम के मतलब वास्तविक नहीं तो इमेजिनरी व्यक्ति को भी क्यों बदनाम कर, नहीं, बहुत क्यों सारे उसको डंडे मारना? बहुत चर्च सारे तो उपस्थित है, तो बहुत चर्च। सारे बहुत सारे जी, भारतीय गुरुओं ने क्राइस्ट को बोल दिया क्रिस्तोस से आया है, कृष्ण का नाम है, ऐसा ही बोल दिया लोगों ने, बहुत सारे भारतीय गुरु ने। अब अज्ञानता और मूर्खता तो हर काल में रहेगी, भारत में भी रहेगी, और भारत में विद्या साधना नहीं हो रही है, तो उसकी वजह उनको से क्या? उसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं क्रिस्तो शब्द है वो कृष्ण से ही बना हुआ है। अभी भाषा तो ऐसी होती है कि चाहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पता नहीं हम लोगों को, लेकिन भाषा ये तो ऐसी। क्राइस्ट नहीं हुआ, ये तो एक सेटल्ड फैक्ट है ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्राइस्ट नहीं हुए, ये यूरोप का एक सेटल्ड फैक्ट है। पोस्ट वो जो डेड सी स्क्रोल्स से जो पता चला। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्चुअली कुछ लोग ये भी झूठ फैलाते हैं कि जीसस नाम का व्यक्ति कश्मीर गया था, कश्मीर में उसकी मजार है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। भैया शेख चिल्ली हर जगह होते हैं, ज्ञानी हर जगह होते हैं, मूर्ख हर जगह होते हैं। जिस विषय को नहीं जानते उसके बारे में भी बोलना है। जी हमने सुना था, जी हमने सुना था। ये सुनने उनने की चीज नहीं ना है, ये जानने की चीज। तो एक्चुअली मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। जी। एक्चुअली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ने कंक्लूसिवली प्रूव किया है, और रोमन अकाउंट से प्रूव किया है कि जीसस नाम का व्यक्ति कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया इतिहास में। ये कंक्लूसिवली प्रूव हुआ है। और नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर, ये कितने भी यूनिवर्सिटीज देख लें आप, सब जगह रिपोर्ट्स हैं। तो आप वाइफ्स का कंडीशन बता रहे थे, क्योंकि आजकल क्या हो गया है चर्चिज्म में, आपने अच्छा नाम दिया है चर्चिज्म या क्रिश्चियनिज्म। इसमें क्रिश्चियनिज्म में, चर्चिज्म में जो फैमिली का कॉन्सेप्ट पे बहुत बात किया जाता है कि ये हम लोग फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली फर्स्ट। तो मेरा उसमें मजाक बनता है, सोनिया गांधी भी फैमिली फर्स्ट करती है भारत में, और ये अमेरिका में उसकी इक्विवेलेंट है नैन्सी पेलोसी, वो भी फैमिली फर्स्ट करती है। बाइडेन तो हम लोग देख ही रहे हैं फैमिली फर्स्ट कर रहा है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फैमिली फर्स्ट के नाम पे इतना करप्शन, इतना करप्शन, इतना करप्शन। तो ये जो फैमिली का जो प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, क्या ये मतलब ये एक जस्टिफाइंग करप्शन है, या फिर इसमें एक्चुअली क्या पोजीशन है वाइफ की, क्या पोजीशन है हस्बैंड की? इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए मैं इस फैमिली फर्स्ट में तो एंटर करूंगी नहीं, नहीं तो विषय से भटक जाऊंगी। तो मैं चूंकि अभी जेंडर इशू पे चला रही हूँ, तो बहुत भयंकर चीजें बोलने का मन नहीं किया, तो मुझे लगा आज इस पत्नी रूप की बात करूं। उसको जब पढ़ने लगी तो पुनः घबराहट शुरू हो गई, लेकिन अपनी घबराहट को हैंडल करते हुए मैं इस पुस्तक से, ये छपी हुई पुस्तक है वुमेन चर्च एंड स्टेट, ऑथर का नाम है मटिल्डा जोसेलिन गेज, और ये मिल जाएगी अमेजन पर वॉइस ऑफ इंडिया से। हाँ। ठीक है। तो इसमें जो बहुत से अध्याय हैं
उनमें एक अध्याय है, अध्याय 6, वाइव्स, पत्नियां। तो मुझे लगा था ये सबसे सुंदर, अच्छा होगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन अब कितना हल्का फुल्का है ये आप देखिए। अध्याय 6, इसके इस पुस्तक का पृष्ठ संख्या 301 से मैं पढ़ लूं। Wives were bought and daughters sold for many hundred years after the introduction of Christianity. और ये मटिल्डा अपने मन से नहीं कह रही है, मटिल्डा कोट कर रही है एक प्रसिद्ध लेखक हर्बर्ट स्पेंसर को। उनकी किताब है डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी ऑफ इंग्लैंड। इस किताब से कोट करके कह रही है, wives were bought in England from the 5th to the 11th century. Herbert Spencer, Descriptive Sociology of England. बेची और खरीदी जाती हैं पत्नियां इंग्लैंड में, फिनलैंड में, पूरे यूरोप में। क्यों? क्रिश्चियनिटी के कारण। मेरे 2-3 लेक्चर जो लोग सुने हैं वो रिलेट कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैं रिलेट करूंगी। सुन के धक्का लगेगा लेकिन सुनना पड़ेगा। While the sale of daughters was practiced in England, बेटियों को बेचना इंग्लैंड की प्रथा थी। For 700 years आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी। नहीं भाई, काल्पनिक व्यक्ति ही सही, क्राइस्ट क्यों उसके पीछे पड़ते हो? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चर्च। आपको उत्तर मिला आदित्य जी? हाँ, बिल्कुल सेल मिला। ऑफ डॉटर्स वाज प्रैक्टिस। बेटियां खरीदी जाती थी। बेचने का मतलब है कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। बेटियों को बेचने वाला कौन है? बाप। कब? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन। आगे वी नोट, भारत से इसमें एक तुलना दी है कि भारत में बेटी के ब्याह के बाद उसके घर का जल भी नहीं पीते थे, लेकिन मुझे लगता है अमृत का और टट्टी का तुलना नहीं होना चाहिए। In medieval England, the daughter was held as a portion of the father's property to be sold to the highest bidder. मतलब ये सुनने के बाद माथे की एक एक नस झंझना जा रही है कि बेटी को लेकर बाप खड़ा है। परिवार का बता रही हूं, बेटी को लेकर बाप खड़ा है, इसको बेचा जाएगा। और ये कोई नियम भंग नहीं है, नियम का अपवाद नहीं है। ये नियम चर्च और चर्चवाद से स्पॉन्सर्ड किंग करता है। यहाँ स्टेट कहा है, लेकिन ये स्टेट का कतई तुलना राज्य नहीं, और किंग का अर्थ राजा नहीं है, क्योंकि राजा और राज्य पोषण करता है, संवर्धन करता है। ये चर्च का एजेंट है यूरोप में। ये बेटियों के बेचने खरीदने को लीगलाइज करता है। पृष्ठ संख्या 301 से मैंने पढ़ा है। पृष्ठ संख्या 302, द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग वाइव्स। बीबी को खरीदना, पत्नी नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, वाइफ को खरीदना विथ कैटल और मनी। यानी एक वाइफ खरीदेंगे, एक ही खरीदते थे वो, तो 4 भेड़ देंगे या 2 बकरी देंगे या 20-25 मुर्गी देंगे। इसमें रेट नहीं दिया हुआ है, मैंने खोजा लेकिन रेट मुझे नहीं मिला।
The practice of buying wives with cattle or money was regulated both in the laws of King Ethel, Ethelbert and King, ये कुछ प्रिंट आइन है, वन है, जॉन है, कुछ ऐसा है। राजा राजा नहीं, किंग कानून बना रहा है कि बीवी को किस भाव में खरीदा जाए, उसका जो भी और बाकी नियम बाई लॉ जो रहे। अब थोड़ा और शॉकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन सुनना पड़ेगा। पेज 302 का आखिरी 2 लाइन। Husbands traffic in the honor of their wives। अब इसको हिंदी में कैसे कर? Husbands traffic in the honor of their wives। अब वाइफ को बेचना मतलब उसका दाम लगाना, मतलब वेश्यावृत्ति करना। तो चर्च से स्थिति सुधरी या बिगड़ी, ये प्रश्न भी बनता है क्या? कानूनन, और ये सब काम कानूनन है, कानून है। और जब वो रिफ्यूज करेगी या भाग के दूसरे पुरुष के पास, अपने प्रेमी के पास चली गई, तो क्या होगा? वो कथा आगे है कि उसको कैसे जलाएंगे, कैसे काटेंगे, कैसे मारेंगे। Husbands trafficked in the honor of their wives, fathers sold their daughters. Yet, if under temptation a woman fell outside of such sale, her punishment was most severe. अब इस पर एक टिप्पणी है एक पाइक नाम के लेखक की। उनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्राइम इन इंग्लैंड। वो कहते हैं a consequence of this, footnote में दिया है, a consequence of this creed was that the husband frequently set a price upon his wife's virtue। अभी हिंदी वाले तो कल्पना के बाहर है, यानी बीबी की वेश्यावृत्ति का रेट लगाई। And made a profit out of his own dishonor। फायदा होता है, ये चर्च का कंट्रीब्यूशन है। Fathers were ready to sell their daughters। ये लोग जब नॉन यूरोपीय देशों के, अफ्रीका के, अमेरिका के, दोनों एशिया के संपर्क में आए, तो परिवार क्या होता है इनको पता चला। क्योंकि फैमिली अलग है, परिवार अलग। तो परिवार क्या होता है पता चला। और जो फैमिली है वो ये है कि बेटी को बाप बेचेगा, पति पत्नी को बेचेगा परिवार में, तो इनकी रक्षा करने के लिए पति है और पिता है। आदित्य जी, शायद आपको अपने प्रश्न का कुछ उत्तर मिला। अब ये है, yet if under temptation a woman fell outside of such sale, her punishment was severe। फिर थोड़ा मजबूत मन से सुनिए। हम कह तो दिए कि यूरोप पर सीरीज करेंगे, लेकिन मैं भूल गई कि मेरी उम्र 70 साल हो चुकी, अब उतना दम नहीं है। To a husband was accorded the power of life and death over his household। घर के ऊपर, बर्तन पर, भांडे पर, मुर्गी पर, बकरी पर, पत्नी पर, बहन पर, बेटी पर, माँ पर, भतीजी पर, भांजी पर, मौसी पर, बुआ पर, दादी। हाउस होल्ड पर। बहुत सारे क्रिश्चियनिज्म के ग्रुप्स हैं अमेरिका में, वो इसको आज भी प्रैक्टिस करते हैं।
ये उसको आज आज भी प्रैक्टिस कर रहे बिल्कुल क्लोज कम्युन्स हैं। हैं। बार बार लॉ जो है, अमेरिकन लॉ ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी किया है। और लेकिन ये इट इज कॉमनली प्रैक्टिस इन मेनी प्लेसेस, और बहुत जगह पुलिस को एंट्री भी नहीं है वहां पे जाने की। चलिए, आप ये ऐड करते जा रहे हैं। To a husband was accorded the power of life and death over his household, and either personally or by means of a hired assassin. He not unfrequently assigned his wife to death or to a punishment more atrocious and barbarous. उसको चूंकि संपूर्ण गृहस्थी पर अधिकार है, अतः जो थोड़ा दाएं बाएं हुई, उसको या तो वो स्वयं जान से मार देगा कानूनन, या किसी हत्यारे से मरवा देगा कानूनन। कारण पुरानी कहानी में चलिए, ईव कौन है? स्त्री नहीं। ईव कौन है? एडम की पसली से बनाया, तो बनाया नहीं बना। ये तो बेहूदी बात है। ये बेहूदी बात जिसने गढ़ी, किसने गढ़ी? चर्च के प्रीस्ट ने गढ़ी। तो फिर डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक क्या है? तुझे तो गढ़ाई मेरे लिए गया, तू तो है ही मेरी, मेरी संपत्ति नहीं भाई। प्रॉपर्टी, संपत्ति अलग है, संपदा अलग है, मेरी प्रॉपर्टी। सो एज हस्बैंड, नॉट ओनली एज हस्बैंड, एज ब्रदर, एज फादर, एज अ मैन ओवर वुमन, जिसको बहन, भाभी, माँ, पत्नी, भतीजी, भांजी, एक नर एक मादा। यूरोप की कथा नहीं है, ये कथा है चर्चिज्म की। यूरोप तो सनातन धर्मियों का रंगमंच था, भरत वंशियों का। इन भरत वंशियों में ही कुछ ने कैसे राक्षस हुए, जैसे राक्षस हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण। तो पाप जो है, वो मूल विषय पाप और पुण्य है, धर्म और अधर्म है। इसको रिलीजन कहने का मतलब धर्म नहीं है। ये शुद्ध पाप, शुद्ध अधर्म, शुद्ध नष्ट करने योग्य है। जो कह रहा है कि स्त्री अगर बेचे जाने में आनाकानी करे तो कानूनन खुद मार दो, या एक हायर्ड, हायर्ड का मतलब भाड़े का हत्यारे से मरवा दो। अभी और बताए जी। हाँ, अब साहब, ये तो दयालुपन है। वेश्यावृत्ति में नहीं गई तो मरवा दो, स्वाभाविक है, मर गए, पिंड छूटा, दयालु तो है ही है। हम्म एक बहुत लंबा पैराग्राफ है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। हम एक लाइन बता रहे हैं जो कि डिज़राइली ने शायद लिखा है। क्या है? अ हस्बैंड अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम द क्रूसेड, 10वीं से 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं, याद नहीं मुझे, 15वीं शताब्दी तक क्रूसेड चला है। और ये जो क्रूसेड की कथा, ये बात की, तो वो जब लौट के आता है, a husband upon his return from the crusade, finding his wife had been untrue। यहाँ अनट्रू का मतलब है उसको लगा कि लगा या हुआ कि उसकी पत्नी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो उसने उसको कैद कर दिया। इम्प्रिजन्ड हर इन अ रूम, कमरा छोटा है, a room so small she could neither stand erect, ना तो वो खड़ी हो सकती है सीधी, नॉर लाई, न लेट सकती है, एट फुल लेंथ, यानी कोठरी मत कहिए उसको, डिब्बा, एक डिब्बे में बंद कर। और ऐसे डिब्बे नुमा कोठरी इनके यहाँ भरपूर है।
तरह तरह की ये यातनाओं के लिए है। और बहुत सी यातना दूसरा देता है, बहुत सी यातना स्वयं लेते हैं। डिब्बे में बंद तो कर दिया, जिसमें न सो सकती है न बैठ सकती, टट्टी भी वही है, पेशाब भी वही है, माहवारी भी वही है, भोजन भी वही। भोजन कितना है और कैसे दिया जाता है वो सब कथा हम बाद में बताएंगे। और वही उसी स्थिति में रहती है। आगे हम बताएंगे ये भी दयालु पति का काम। जो कम दयालु था, जो बहुत दयालु था, वो मार देता था। जो थोड़ा कम दयालु था वो कोठरी में रख लेता था, डब्बे में। और जो और थोड़ा कम दयालु में दया के प्रकार है, तो वो चीज क्या है? हम लोगों को तो भारत में सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, ऐसी चीज को आप संविधान से प्रोटेक्शन देते हैं और फिर भी अपने को मानवतावादी कहते हैं। बाइबिल को क्या किसी देश के संविधान से प्रोटेक्ट किया जा सकता है जिसके ये आदर्श हैं? हम्म, अब अब मान लो जो ये पति है वो भारत आया, अफ्रीका आया, कहीं आया, धन वन कमा लिया। पेज नंबर 304। मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ, समय भाग रहा है। A husband attracted by a new face, more wealth, greater political influence, or any reason desiring to be rid of his wife was regarded as justifiable in hiring an assassin to strangle her, और किसी को बुलाया और कहा कि रस्सी से इसका गला बांध के मार दो क्योंकि अब ये नॉट इंटरेस्टेड। और लेकिन उसको असासिन को बुलाएंगे तो थोड़ा कुछ देना पड़ेगा रुपया। और हिमसेल्फ पुशिंग हर इनटू द वाटर वेयर हर क्राइज फॉर हेल्प वर डिसरिगार्डेड। या जा रहे हैं उसको नदी में, नहर में, कुएं में, तालाब में धक्का दी, वो चिल्ला विल्ला रही है, सेव हेल्प हेल्प, तो सोके दोज इन हुज हार्ट्स पिटी रोज। वहां भी लोग तो अच्छे हैं ही हैं, तो जिनके दयालुता आई आया, पर प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग एड, वो उसको बचा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पति ने कहा बाय सच रिमार्क्स, ओ इट इज नथिंग, ओनली अ वुमन बीइंग ड्राउन्ड। केवल नहीं नहीं कोई खास बात, एक औरत को, एक ईव को, एक वुमन को बस डुबो दिया। ओनली अ वुमन। और इस यूरोप से जो प्रभावित है, जो शान में कसीदे काढ़ रहा है, वो कैसा बड़ा लल्लू है, उल्लू है, उस पर क्या टिप्पणी किया जाए? जिसको नहीं जानते हो उसके विषय में बोल रहे। और जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है उससे मेरा सीरीज सुनने के बाद प्रश्न लिखिए, पूछिए, पिटीशन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, जो जहां जिस देश का सुन रहा है, कि भाई ऐसी चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्या लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली? दिस ड्राउनिंग ऑफ women gave rise to a popular proverb, oh it is nothing, only a woman being drowned। नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है, एक औरत को डुबो, नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, आलू छीला था, कचरा फेंक दिया, नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। कहाँ जा रही है? बारह ने वो आम खाया था फेंकने का। स्त्रियों को लेकर, पत्नियों को लेकर, मुझे याद है बचपन में मैं सविता, एक भारत में पत्रिका छपती है, उसको पढ़ती थी। वो जितनी चुटकुले मजाक थे, ये यूरोप के मजाक थे, जहाँ ईव को एडम की पसली से खींच के बनाया गया था, जो शैतान की एजेंट थी, जो बकबक करती थी, उसका था ओ इट इज नथिंग, वुमन, ओनली अ वुमन बीइंग प्राउड। ये है यूरोप और ये है
यूरोप में क्रिश्चियनिटी के नहीं नहीं चर्चियनिटी के नहीं नहीं चर्च के इंट्रोडक्शन के बाद। और ये केवल स्त्री की स्थिति तो नहीं है। जो पुरुष कह रहा है इट इज नथिंग ओनली बीइंग ड्राउन्ड, वो पुरुष मनुष्य रह गया क्या? उसका मनुष्यत्व तो छीन लिया गया। ये उस पुरुष पर कितना बड़ा अत्याचार है। इट इज नथिंग ओनली अ वुमन बीइंग ड्राउन्ड, a horse or other domestic animal receive more consideration than the women of a household. वाइफ नहीं कह रहा है, women of a household। एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक सास, बहुत सारे रिश्ते उनको थे। उनकी हैसियत एक घोड़े, एक बकरी, एक गाय, एक भैंस से कम। आदित्य जी, हाँ, शायद वो कुछ कहना चाहे। हम्म। नहीं, मैं आगे हंस रहा चलूं? हूँ, मैं हंस रहा हूँ कि शायद जो लोग इसको देख रहे हैं अभी और अमेरिका में जो ट्रांसलेशन देख के पढ़ रहे हैं, वो जो मुझे सिखाते थे क्रिश्चियनिज्म के बारे में और मुझे बताते थे कि उनके कल्चर कंपेयर करते थे और यही सब चीजें डिस्क्लोज करते थे कि भारत में कितने रेप्स होते हैं औरतों के विरुद्ध और ये सब। तो अब उनको पता ये लगा है सब असली। चर्चियनिटी की कृपा से हो रहे हैं, क्योंकि जहां जहां चर्च, अब इसको सीधा देखिए, चर्च है, ब्रिटिश डोमिनियन है, ब्रिटिश डोमिनेशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लॉ है, पीनल कोड है, जुडिशरी है, ये क्या है? बाइबल ट्रांसलेटेड इन सेक्युलर लैंग्वेज। तो वुमन क्या है? कमोडिटी। कैसी कमोडिटी? which is destroying Adam. So woman has to be crushed, killed, maimed, everything. तो भैया तुम्हारा है, तुम्हारा छीट छाट सारी दुनिया में। तो आगे चलूं थोड़ा सा और। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। फ्रॉम मोजेस टू पॉल, पेज संख्या 305। कौन सी पुस्तक? एक। और ये पुस्तक मैं बता चुकी हूँ, अमेरिकन लेखिका की है, और इस अमेरिकन लेखिका के बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ, शायद 1 या 2 भाषण पहले, जब मैंने इसकी पुस्तक को उठाया था, इनकी पुस्तक। फ्रॉम मोजेस टू पॉल, द बाइबल एवरीवेयर स्पीक्स ऑफ हर एज अ बीइंग मेड फॉर मैन। हर जगह एक ही कहानी, और ये कहानी इस फैब्रिकेटेड कथा का नायक जीसस नहीं सुना रहा है, मोजेस सुना रहा है, पॉल सुना रहा है। जो इनके जीसस के, ये पॉल वगैरह 500 300 400 साल बाद के लोग, क्या कि गॉड ने अतड़ी खींच कर वुमन बनाया। और ये ईव जो है ऐसी दुष्टा है, ऐसी अनग्रेटफुल है कि शैतान के चक्कर में पड़ के मैन के साथ सेक्स करती है। वो फॉरबिडन फ्रूट एप्पल खाती है, और जमीन पर श्रापित श्रापित धरती पर श्रापित एडम आता है। फॉल ऑफ मैन, कल्प्रेट वुमन ईव। फ्रॉम मोसेस टू Paul, the Bible everywhere speaks of her as a being made for man, secondary to man, and under his authority by direct command of the Almighty. Almighty नहीं, चर्च के फादर की खोपड़ी का उपज गॉड। ईश्वर भला ऐसा करते हैं? द स्टेट as co-adjutor and servant of the church, basing her codes of law upon its teaching. जहां जहां चर्च डोमिनेट कर रहा है, वहां जो कानून बन रहे हैं, उसका एक एजेंट, बाद में एजेंट और चर्च की लड़ाई, बाद में एजेंट यानी स्टेट और किंग चर्च को उखाड़ के फेंकता, वो सब कहानी
लंबी चलेगी, आराम से सुनाएंगे, पहले मोटी मोटी बात सुना दें आपको। अंडर दीज कोड्स, तो जो मैं कहती हूँ ना, यूरोप में स्टेट तो है ही नहीं। यूरोप में स्टेट तो एक बहुत नया फिनोमेना है 18th 19th 20th सेंचुरी का, चर्च को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने के लिए। तो अभी उसके पहले की कहानी चल रही है। तो चर्च के एजेंट के रूप में स्टेट और किंग, राज्य नहीं। अंडर दीज कोर्ट्स वुमन हैज नॉट ओनली बीन लुक्ड अपॉन एज नेचुरली अनचेस्ट, ये स्वभाव से ही गंदी है। अनचेस्ट को क्या कहें? पापिनी है, डिफाइल्ड है, दुष्ट है। अनचेस्ट बट ऑल्सो रिगार्डेड एज अ लायर, झूठी है, झूठ बोलती है। द स्टेट डिमांडिंग द टेस्टिमनी ऑफ 2 or 3 and in some instances of seven women to invalidate that one of them. सुन लीजिए साहब, ये झूठी है, अनबिलीव, इसका बड़ा लंबा कहानी है, बाद में सुनाएंगे। तो अगर एक आदमी ने गवाही दिया कि साहब किसी भी क्राइम में, तो उसकी गवाही के विपरीत अगर एक स्त्री, एक वुमन गवाही दे रही है तो नहीं मान्य है। 2 को देना पड़ेगा, 3 को देना पड़ेगा, और कई मामले में 7 को देना पड़ेगा, और कई मामले में 100 भी गवाही दे तो वो नहीं मान्य होगा। क्यों? शी इज अ वुमन, नॉट अ मैन, नॉट इक्वल, नॉट हाफ, नॉट इवन अ क्वार्टर। जिसके साथ आगे क्या होगा वो सुनते जाइएगा। और ये कानूनन, जिस कानून को भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉलो कर रहे हैं, उस कानून के अनुसार। चलिए, अब एक और टिप्पणी मटिल्डा की, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये नॉन यूरोपीय समाज को समझना है बारीकी से। The system of defamation inaugurated by the church in reference to women, स्त्रियों के मामले में चर्च का ये जो धंधा है, डिफेम, कि ये तो अतड़ी से निकाली गई, ये तो शैतान की एजेंट है, ये तो एप्पल खाई, भाई ऐसा कुछ हुआ थोड़ी था। सृष्टि कैसी बनी, ये तो भाई अब 100 साल में साइंटिस्ट लोग बता ही रहे हैं ना। 6,000 साल पहले थोड़ी बनी, 50,000 40 लाख साल पहले के जीवाश्म मिल रहे हैं, मनुष्यों की खोपड़ी मिल रही है, तो वो कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, डायनासोर मिल रहा है, क्या 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 क्या, क्या लाखों करोड़ों साल पहले की धरती है, अरबों साल पहले की है। तो ये क्या है? फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ मिथ्या, मिथ, झूठ का जो फैब्रिकेशन है, इसका एक केंद्र बिंदु क्या है? The system of defamation inaugurated by the church in reference to women was later recognized by the Jesuits as a most effective plan for the personal subjugation of men. मामला जाके ईव औरत पर नहीं टिकता है, मामला मामला आदमी का भी सब्जुगेशन है। और ये मामला जेसू तक नहीं ठहरता है, फिर ये पूरी टेक्निक उठाता है कौन? कम्युनिस्ट। फिर ये पूरी टेक्निक उठाता है स्टेट, अपने अपोजिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। झूठ, झूठ और झूठ, जिसको आजकल नरेटिव कह के शब्द दिया जाता है। झूठ गढ़ते जाओ, गढ़ते जाओ, गढ़ते जाओ, बोलते जाओ, उसको डेमोनाइज करते जाओ, उसको निकृष्ट बताते जाओ, तब तक चलते जाओ, उसके विरुद्ध प्रमाण दर प्रमाण दर प्रमाण आता जाए। अपना काम उसका स्वत्व हरण है, बोलते जाओ प्रमाण। अरे जब शुरुआत ही हम झूठ से कर रहे हैं, तो सच के प्रमाण से कहाँ खत्म होगा? तो ये
बहुत से मामलों में वही टेक्निक है जो चर्च ने ईव के खिलाफ इस्तेमाल किया। Whenever you would ruin a person, you must begin by spreading calumnies to defame them. अभी हम लोग देख रहे हैं मोदी जी, भाजपा, आरएसएस, संघ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विभिन्न विभिन्न अंग, कृष्ण, राम, महाभारत, रामायण, क्या whenever you would ruin a person, a system, a leader, a party, anything, you must begin by spreading calumnies to defame them. और ये कौन कर रहे हैं? ये वो कर रहे हैं जो पुरुष को कहते हैं कि अगर तू पति है तो बीवी को वेश्यावृत्ति में भेज दे, पिता है तो बेटी को वेश्यावृत्ति में भेज, नहीं सुनती है तो रस्सी से दे दे, धक्का दे दे पानी में और कहे इट इज नथिंग, इट इज ओनली अ वुमन बीइंग ड्राउन्ड, एक औरत को डुबो दिया है, बस। ये वो लोग हैं। The contempt with which woman was regarded and her own consequent loss of self-respect, ये केवल वुमन के खिलाफ नहीं हुआ है, ये सारे संसार में इन चर्च वालों की खोपड़ी में, सारे संसार में हर चीज के विरोध में इस निकृष्टता को उस हद तक किया जब उसका सामान्य सदस्य उसमें भरोसा करने लग जाए और अपना आत्मसम्मान खो बैठे। आत्मसम्मान खोते ही आप अपने को दूसरे के हवाले करना शुरू कर दें। इसका एक पहलू क्या है कि अगर बेटी का ब्याह करना है या बेटी के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो माँ को कोई हक नहीं है तब तक जब तक कि वो विधवा ना हो जाए, लड़की का पिता मर न जाए और इसके कोई लड़के ना हो, यानी बेटी का कोई भाई ना हो, तब तक माँ को कोई अधिकार नहीं है। बेटी का विवाह, अभी यही लाइन आया, आगे बहुत सी लाइन आएगी, उसको पति के जीवित रहते हुए पत्नी को अधिकार नहीं है अपने बेटे का नाम रखने का, अपने बेटा या बेटी को किस स्कूल में पढ़ाने का, उसको ये अधिकार नहीं है। जैसे कि उनके यहाँ बहुत सारे चर्चेज हैं, अगर अपना उदाहरण दे जो उचित नहीं है कि मैं दुर्गा जी की पूजा करूंगी कि रामचंद्र भगवान की कि विष्णु भगवान की, ये कौन तय करेगा? वो पुरुष, पति नहीं कहिएगा, हस्बैंड। हस्बैंड अलग बला है, पति अलग बला है। कृपा करके अपनी पत्नी को वाइफ मत बुलाइए, आपसे बन पड़े तो अपने पति को हस्बैंड मत बुलाइए, नहीं बन पड़ता है बुलाइए और भोगिए, जो अच्छा लगे करिए। सो ग्रेट, पेज नंबर 306, so greatly enslaved were daughters that non-consent of the victim, daughter कौन है? victim, in no way impaired the validity of the marriage. बेटी जाके चर्च में या कोर्ट में कहे कि मेरा कंसेंट नहीं है, so what? A girl was simply a piece of family property. कुर्सी है, टेबल है, मेज है, हसुआ है, खुरपी है। A girl was simply a piece of family property to be disposed of as the family thought best. Family, आदित्य जी, फैमिली में माता नहीं है, बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, ईव नहीं है। Eve is the one who tempted Adam to fall. तो फैमिली अलग है, परिवार अलग है। She is not permitted to sit in the presence of either her father or her mother, continually found fault with the laws constraining her to marry while giving her no preference as to her husband or
ये लोग कह रहे हैं कि हम स्त्री की स्वतंत्रता कहाँ से सीख रहे हैं, तो यूरोप से सीख रहे हैं। 15 मिनट समय और है, मेरा तो सब निशान पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पूछना हो बस पूछिए, आपकी टिप्पणी। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि जो आप बता रहे हैं ना, इतना ये जो ये जो पूरा जो वाइफ, मतलब जो वाइफ के बारे में जो इतना बात करते हैं चर्च में, मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज आर सेक्युलर थॉट्स। ये इनका चर्च से कोई संबंध नहीं है, जो भी आजकल जो अमेरिका में जो बात हो रहा है, ये सब बात बाहर से आया है। बाहर से आया है। और जो ये लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं फैमिली में, उसका भी चर्च से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि चर्च की वजह से तो बहुत डिवोर्सेस होते हैं। और ये मैंने देखा है कि जितने भी लोग चर्च जाते हैं, आधे से ज्यादा डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शादी तो एक काल्पनिक कैरेक्टर से कर दी जाती है। और ये किताब 1893 में छपी है, बताइए। तो यानी 19th सेंचुरी तक, खत्म होने तक, यानी अल्ट्रा मॉडर्न पीरियड तक की कथा सुनाई जा रही है। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें अचानक तेजी से बदली, वो सब मैं बताऊंगी। थोड़ा और आगे चलूं, प्लीज प्लीज आगे। सुनने का हौसला है? थोड़ा बहुत अभी है, बाकी तो सब पस्त हो गया है अभी। अच्छा, such was the condition of women during 1800 years of Christianity. ये है, legislated for as slaves, imprisoned for crimes that if committed by a man were only punished by branding the hand. अगर पुरुष एक काम कर, पुरुष में मैन एक काम करता है तो उसके हाथ को गर्म लोहे से दाग देंगे, लेकिन अगर वही काम ईव करती है, वुमन करती है, तो बरीड अलाइव, जिंदा उसको गाड़ देंगे। buried alive for other crimes that committed by men were atoned for by the payment of fine. वो फाइन दे के छूट सकता है, लेकिन औरत करेगी तो जिंदा। मुझे नहीं पता नॉन चर्च की दुनिया में और नॉन कुरान की दुनिया में स्त्री को जिंदा गाड़, इसको भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, इंग्लैंड का, स्पेन का, पोर्चुगाल का, फ्रांस का, जर्मनी का संविधान संरक्षण देता है। और ऐसे संविधानों से बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रेरणा ली। आपके लिए गौरव की बात है, धिक्कार। मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, एक और सुन लीजिए। इन 1664, 1664 रेनेसा हो चुका, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन होना बाकी है। At Henley upon Thames, इंग्लैंड की कहानी है। वुमन हैविंग स्पोकन अगेंस्ट टैक्सेशन इम्पोज बाय पार्लियामेंट। एक वुमन ने पार्लियामेंट ने कोई टैक्स लगाया, उसके खिलाफ बोला, तो उसको एक नन्ही सी सजा। was condemned for this freedom of political criticism. तो ये जो राजनैतिक निंदा किया, आलोचना किया, उसको कंडेम किया गया। कैसे कंडेम किया? टू हैव हर टंग नेल्ड टू द बॉडी ऑफ ए ट्री एट द हाईवे साइड अपॉन ए मार्केट। यानी जिस दिन बाजार का दिन था, बुधवार, शुक्रवार, इतवार, उस दिन सड़क के किनारे एक पेड़ था, पेड़ में उसकी जीभ खींच के काटी ठोक दी। क्यों? क्योंकि उसने राजनैतिक इंग्लैंड में, इस इंग्लैंड की प्रशंसा करने वाले शशि थरूर, मनमोहन सिंह और बहुत 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 लोग
जानकारी तो ले लो भाई, मूर्खों की तरह क्यों जीवन जी रहे हो। मैं तो किताब पढ़ के सुना रही हूँ। गूगल में जाओगे, मेरे से 10 गुना मटेरियल आपको गूगल में मिलेगा। ऑनलाइन जो है, क्या 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 कितनी चीजें हैं जो मुझे आता नहीं है। कभी पढ़ भी लेती हूँ तो नोट नहीं बना पाती हूँ, निशान नहीं लगा पाती हूँ। आप लोग कर सकते हैं। मानवता की सेवा, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, नारी मुक्ति। अरे मूर्ख स्त्रियों, जो विमेन लिप के नाम पर उठपटांग कर रही हो, तुमको ये पता है? ये तो मैं छपी हुई किताब बांच रही हूँ, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन वाला काम ठीक ठीक से क्या बिल्कुल ही नहीं जानती। और उस स्त्री के पीठ पर and a paper fastened to her back detailing the heinousness of her offense. कितना घृणित पाप उसने किया है, ये उसके पीठ पर लिख के चिपका दिया गया। इंग्लैंड पार्लियामेंट, मदर ऑफ पार्लियामेंट। अरे बोलने वालों, तुम जानकारों के आगे कितने मूर्ख, अनपढ़ और लल्लू दिखाई दे। थोड़ा सा और। हाँ, बट ये पेज नंबर 311 है। But for several hundred years after the introduction of Christianity into Great Britain, अरे काहे का ग्रेट, स्मॉल भी नहीं, पेटी ब्रिटेन, the penalty for simple theft by a woman slave was burning alive. अगर औरत गुलाम है, वुमन स्लेव इन ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ औरत गुलाम है, खरीदी और बेची जा रही है चैटल की तरह, चर्च और स्टेट के राजाज्ञा से, वो ग्रेट है कि कमीना है? वो उसने कोई चोरी कर लिया, वॉज बर्निंग अलाइव, जिंदा जला दो। एंड ऑल द अदर वुमन स्लेव्स वर कंपेल्ड टू असिस्ट एट हर ऑटो डेथ। और बाकी जो गुलाम औरतें हैं, उन्हीं से उसको जलवाने के लिए लकड़ी मंगवाया जाएगा, जिससे उनको सीख मिले। और ये मैं बनारस में घर में बैठ के अगर इतना पढ़ सकती हूँ। मैं अन्य अनेकानेक कारणों से बाहर ज्यादा मूवमेंट नहीं करती थी, घर में रहती थी, किताबें खरीदती थी, लाइब्रेरी से मंगवा के जेरोक्स करती थी, बैठ के पढ़ती रहती थी, निशान लगाती थी। तो आप लोग जो इतने तरह की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को जानते हैं, इन तथ्यों को मेरे से अधिक क्यों नहीं खोज लेते हैं? आपके तो फिंगर टिप पर है, और इसका प्रचार कीजिए। इन नालायकों ने संसार में कितना हीनता बोध डाला है, अब तो फिंगर टिप पर है, ये नेट के माध्यम से दुनिया में बात को फैला दें। अपॉन सच एन ओकेजन, पाइक नाम का कोई स्कॉलर है, उसकी पुस्तक है शायद हिस्ट्री ऑफ क्राइम इन इंग्लैंड। वो कहता है 80 अदर वुमेन ईच ब्रॉट अ लॉग ऑफ वुड फॉर द बर्निंग। 80 महिलाओं से, स्त्रियों से या स्त्री दासों से लकड़ी मंगवाया गया था बर्निंग के लिए। तो अब समय हो गया है, मैं यहाँ पर पन्ना मोड़ लेती हूँ, अगले बार इसके आगे शुरू करूंगी। आदित्य जी, इतना भयंकर ये स्थिति बताई इस बुक फरमाइए। में। इस बुक में जी इतनी भयंकर स्थिति है महिलाओं की, और मतलब फेमिनिज्म अमेरिका में क्रिश्चियनिज्म के विरोध ही फैल रहा है, इसीलिए फैला हुआ है। और अभी आजकल तो क्या हो गया है कि जो लिबरल मूवमेंट जो बोलते हैं, जो जनरली क्रिश्चियनिज्म के विरुद्ध रहता है जनरली, उसमें वो लोग वो सब चीजें कर रहे हैं जो क्रिश्चियनिज्म के लोगों को पसंद नहीं है। और उल्टा, और अमेरिका इंडिया में जाके किस तरह कर रहे हैं, इंडिया में एकदम अपोजिट स्ट्रेटेजी है। इंडिया में ये लोग दिखा रहे हैं कितने मॉरल स्टैंडर्ड हाई है इनके, और इंडिया हम्म, में कितने लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और गलत गलत तरीके से मतलब सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार किया जाता है, जबकि वो बैन होना चाहिए। कि आप अगर आप तथ्यों से कंपेयर करेंगे तो क्रिश्चियनिज्म में तो हर जगह शोषण ही हुआ है, बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण, पुरुषों का शोषण।
तीनों में हम लोग बात कर चुके हैं, तीनों का शोषण है। और लेकिन अभी इंडिया में पुरुषों के साथ क्या हुआ है ये तो आराम से बताऊं। पुरुषों को कम काटा मारा गया है, कम नाश किया गया है। मतलब पूरा जो पगान बोल के, पगान पगान मतलब पत्थर के जैसे, मतलब एक्चुअल अर्थ होता है पत्थर के जैसा पगान, कि जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो पगान है। तो पगान बोल बोल के जितने भी नेटिव पॉपुलेशन है यूरोप की खत्म कर दी गई। और शमन बोल बोल के साउथ अमेरिका में खत्म करते जा रहे हैं। मतलब फैला दिया गया है, एक मजाक बना दी गया, ओ ही इज अ शमन। मतलब शमन तो एक मतलब वैदिक तरह के उनका रिचुअल्स हमारे जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े कटे हुए हैं। तो तो एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, लेकिन शंख बजाते हैं। और नीम की पत्तियां होती नहीं है यहाँ पे, तो वो पिरुल के पेड़ यूज करते हैं, पिरुल के। पिरुल मतलब यहाँ के नीम। और बहुत सारे नेटिव कल्चर उनके वो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छा होता है उनको, कि पूर्वी दिशा में बैठ के आप मंत्र बोलेंगे, या पश्चिमी दिशा में बैठ के आप ये करेंगे। ये सब उनका शमन के कल्चर से। आपको आप हैं भी यहाँ पे कि नहीं है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका कनेक्शन कट गया। लेकिन दर्शकों, आपने सुना कितना डिटेल में उन्होंने बताया आज हम सबको, कुसुमलता जी ने। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा, जो पुस्तक उन्होंने दिखाई है आपको, वो आप खरीद सकते हैं। और खरीद कर उस पुस्तक के द्वारा आप इसको समझ भी सकते हैं। तो ल- शायद वो वापस जुड़ गई हैं अभी। कैन यू जी हियर मी जी नाउ? हाँ, अभी आप जुड़ गई हैं। जी जी। तो मैं बता रहा था कि जो पुस्तक आपने दिखाई है आप उसी से पढ़ रही थी, और लोग दर्शक खरीद सकते हैं वो पुस्तक। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जरूर करिए। और हमारे साथ जुड़िए लिट फेस्ट में, और हमारे बाकी इवेंट्स में भी आप जुड़िए। नमस्ते एंड थैंक यू। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद।